इस्लामाबाद की खूबसूरती से लेकर कराची की हॉस्टल लाइफ का सफ़र। ऐसी ही एक इंस्पायरिंग स्टोरी है हमारे गेस्ट उस्मान शेख की। उस्मान, आपने सीए क्यों चूज़ किया? आपका सीए में आना कोई इंसिडेंट था, कोई एक्सीडेंट था? सैलरी अच्छी होती है, जो सब मतलब मिडिल क्लास यही सोचती है। और इंटरनेशनल मोबिलिटी, फिर सबसे अहम चीज़ जो कि आप कराची में नहीं कर सकते, वो वहाँ आप बारिश को एंजॉय कर सकते हैं। सक्सेस का जो है ना, पहला जो स्टेप होता है वो यही है कि आप अपना जो फेलियर है उसको एक्सेप्ट करें और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। किसी लड़के को ऐसा लगता है कि सी उसके लिए टफ़ है, छोड़ सकता है सी वो कुछ और, क्योंकि अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि ये 18 से जो 25 साल की एज होती है, ये आपकी प्राइम एज होती है। कभी ना सीए में लाइफ ड्राई हो जाती है, क्योंकि हम लोग की ऑनलाइन स्टडीज़ बहुत ज़्यादा है। यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं तो वो स्टूडेंट्स जो है ना, वो एक इंजॉय करके पढ़ रहे होते हैं, उनका एक फ्रेंड सर्कल होता है। तो कभी किसी सीए को आपने अपनी सीए जर्नी में लड़की को सीए करते देखा और फिर आपने सोचा कि यार लाइफ पार्टनर तो इसे ही बनाना है? मुझे लगता है कि इसमें कंपैटिबिलिटी जो है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और साथ साथ अल्लाह से दुआ भी करनी चाहिए कि आपको अच्छा लाइफ पार्टनर मिले। आप खुद से बेहतर आपका कोई दोस्त नहीं होता, और जितना आप खुद को समझोगे उतना ही आप अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट्स करोगे। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इंडस्ट्री आर्टिकल्स और फर्म के आर्टिकल्स में डिफरेंस क्या है? आई कैप जो है ना का जो एग्जामिनर है, वो सारे पर्चे उठाता है और उठा के ऐसे टेबल पे फेंकता है। तो जो पर्चे जो है ना टेबल के ऊपर रहते हैं उनको पास कर देता है। और तो आई कैप का रिजल्ट तो पूरा एक ट्रॉमा है, और प्लस वो जो 12-27 से जो मैसेज आता है, मैं तो यहाँ पे इंडोर्स करूँगा कि आई कैप का स्टडी टेक्स्ट पढ़ा करें आप लोग। हर किसी की जर्नी अलग होती है। किसी ने क्या खूब कहा है, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तू समंदर तलाश कर। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू द ब्रांड न्यू सीरीज ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पॉडकास्ट कंडक्टेड बाय आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस। मैं हूं आपकी होस्ट वानिया गुल। डॉक्टर बनने के ख्वाब से लेकर इस्लामाबाद की खूबसूरती से लेकर कराची की हॉस्टल लाइफ का सफ़र। ऐसी ही एक इंस्पायरिंग स्टोरी है हमारे गेस्ट उस्मान शेख की। तो आइए मिलते हैं और जानते हैं उनसे उनकी स्टोरी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, आप कैसी हैं? आई एम गुड टू। सो उस्मान, आपने सीए क्यों चूज़ किया? आपका सीए में आना कोई इंसिडेंट था, कोई एक्सीडेंट था, या फिर प्लान डिसीजन था आपका? मैं ये बोलूँगा कि एक्सीडेंट था। मुझे पता ही नहीं था जब मैं प्री मेडिकल कर रहा था एफएसी में कि सीए कोई प्रोफेशन होता है, और अगर होता भी है तो प्री मेडिकल वाला स्टूडेंट जो है ना, वो उस प्रोफेशन को परसू कर सकता है। मैंने प्री मेडिकल किया, मेरे मार्क्स भी अच्छे थे। उसके बाद मैंने एम कैट किया, एमबीबीएस का जो एडमिशन टेस्ट होता है उसमें मैं अपीयर हुआ, लेकिन मैं स्लाइट से मार्जिन से जो है ना मैं रह गया था। और उसके बाद जो है ना, मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं कि मैं अब लाइफ में आगे क्या करूँगा। काफ़ी सोच विचार की, फिर मुझे एक दोस्त ने बोला कि यार सीए का ऑप्शन है। और उस वक्त तक मुझे ये भी अंदाज़ा नहीं था कि प्री मेडिकल वाला स्टूडेंट जो है ना सीए कर सकता है या नहीं कर सकता। तो पहली दफ़ा फिर मैंने सीए को एक्सप्लोर करना शुरू किया कि ये किस तरह का प्रोफेशन है, इसका क्या रिकग्निशन है, क्या प्रेस्टीज है। तो फिर मुझे आगे जिस वक्त लगा कि काफ़ी प्रेस्टीज है, रिकग्निशन है, सैलरी अच्छी होती है, जो सब मतलब मिडिल क्लास यही सोचती है, और इंटरनेशनल मोबिलिटी, ये कुछ चीज़ें थी। और इसके अलावा सबसे अहम चीज़ जो थी ना, वो थी टफनेस। जिससे भी मैंने सीए के बारे में पूछा या जो मैंने रिसर्च की, तो मुझे ये पता चला कि बड़ी ही कोई टफ़ क्वालिफ़िकेशन है, बड़ी ही कोई टफ़ सर्टिफिकेशन है। तो इस चीज़ से मैं बड़ा इंस्पायर हुआ। तो मैंने कहा कि अगर एमबीबीएस नहीं हो रहा मुझसे, नहीं हो पाया मुझसे, तो मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जो एमबीबीएस के कंपेरेबल हो, या एमबीबीएस से भी इवन बेटर हो। तो फिर मैंने जो टफ़ चैलेंज था उसको मैंने एक्सेप्ट किया और मैंने सीए में एडमिशन ले लिया। अच्छा, तो उस्मान, क्या आप बचपन में भी इसी तरह की सोच रखते थे कि मुझे कोई चैलेंज लेना है? मुझे मैथ्स में स्टूडेंट को अक्सर होता है कि मैथ्स में जब कोई प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है जो सॉल्व नहीं होती, तो कुछ जो चैलेंजिंग स्टूडेंट होते हैं ना, तो उन्हें ज़िद हो जाती है कि हमें इसे सॉल्व करना है। तो क्या आप बचपन में भी ऐसे थे? जी, बचपन से ही मेरे जो वालिद साहब हैं वो स्कूल टीचर हैं। तो माहौल घर का ऐसा था, एजुकेशन पे बड़ी जो है ना तवज्जो दी जा रही थी। तो शुरू से बताया गया था कि कुछ बड़ा करना है, कुछ अलग करना है।
तो उसी सिलसिले की मुझे लगता है एक कड़ी आगे बढ़ते गए और फिर इवेंचुअली सीए चूज़ किया और अब आज चार्टर्ड अकाउंटेंट है। माशाल्लाह। अच्छा, इस्लामाबाद में कितना काम एनवायरनमेंट होता है कि हम कराची बिजी सिटी में रहने वाले लोग सोचते हैं यार कि इस्लामाबाद की लाइफ इतनी अच्छी है, पाकिस्तान में अगर कुछ अच्छा है तो वो इस्लामाबाद है। तो हम तो सोचते हैं कि यार हमें इस्लामाबाद जाना है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने इस्लामाबाद, जहाँ आप लाइक आपकी पैदाइश है, आप पैदा हुए, आप पढ़े लिखे वहाँ पे, उसके बाद आप सीए करने के लिए कराची जैसी बिजी सिटी में आ गए, तो क्या चैलेंज फेस हुए? और फिर आपकी हॉस्टल लाइफ थी, आपको सब खुद मैनेज करना था, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? अच्छा, एक चीज़ मैं करेक्ट करता चलूँ कि मैं पैदा इस्लामाबाद में नहीं हुआ, मैं मुजफ्फराबाद आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का रहने वाला हूँ। और इस्लामाबाद से मैंने सिर्फ कैफ़ किया है, सी एंटर इस्लामाबाद से किया और उसके बाद आर्टिकलशिप के लिए मैं कराची आया। तो इस्लामाबाद की लाइफ तो बड़ी अच्छी है, वहाँ पे मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, ख़ासकर स्टूडेंट्स के लिए। हॉस्टल्स वहाँ पे अच्छे होते हैं, मौसम वहाँ का बड़ा ज़बरदस्त है, प्लस वहाँ पे सबसे अहम चीज़ जो कि आप कराची में नहीं कर सकते, वो वहाँ आप बारिश को एंजॉय कर सकते हैं, जो कि कराची में नहीं की जा सकती। तो यह था। सही। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि हॉस्टल लाइफ है आपकी, सही है, तो आप पढ़ाई भी आपने मैनेज की, सीए फाइनल भी देखा आपने, अपने साथ में आर्टिकल्स भी देखे, और जो हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको अपने काम सारे खुद देखने पड़ते हैं। काम के अलावा उनको अच्छे खाने भी नहीं मिलते, लाइक आपको पता है, एक अम्मी के हाथ के खाने की एक अलग बात होती है। तो वो सब आपने कितना मिस किया, और उन चीज़ों को फिर आप कैसे मैनेज करते थे? बिल्कुल जी, घर का खाना बड़ा मिस किया है और हॉस्टल में तो सारी चीज़ें जो है ना खुद करनी पड़ती हैं। अच्छा, कराची का एक और इशू ये है कि यहाँ पे अच्छे हॉस्टल्स भी आपको नहीं मिलते। तो ज़्यादातर जो लड़के होते हैं वो फ्लैट्स में रह रहे होते हैं, रेंट्स पे रह रहे होते हैं और शेयरिंग में रह रहे होते हैं। अब वो या तो खुद खाना बना रहे होते हैं, या उन्होंने कुक रखा होता है, या फिर वो होटलिंग कर रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पे खुद ही खाना बनाता था। ये चीज़ जो है ना, मुझे लगता है कि सारी चीज़ें आपको खुद मैनेज करनी पड़ती हैं, कपड़े आपको खुद धोने पड़ते हैं, प्रेस आपको खुद करने पड़ते हैं। तो ये थोड़ा सा टफ़ तो है ये, लेकिन एट द सेम टाइम ये आपको जो है ना डिसिप्लिन भी बनाता है। आपको सबसे अहम चीज़ जो है ना, जो लाइफ में बड़ी ज़रूरी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये चीज़ जो है ना, आपकी जो पर्सनैलिटी के अंदर जो है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये चीज़ डालती है। और इंसान मुझे लगता है डिसिप्लिन होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, और मुझे लगता है ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड होता है आने वाले चैलेंजेस के लिए, बजाय इसके कि वो फैमिली के साथ हो। वहाँ पे कंफर्ट होती है, इंसान को पैम्पर किया जाता है, सारी चीज़ें जो है ना आपको मिल जाती हैं, बनी बनाई और तैयार मिलती हैं। वो मुझे लगता है एक पैम्पर्ड लाइफ है, और शायद वो आप इतना आपको टफ़ बनाती नहीं है। और जब आप खुद टफ़ बनेंगे नहीं तो ज़िंदगी में आने वाले चैलेंजेस को आप उस तरह से डील नहीं कर पाएंगे। हम चूँकि हॉस्टल्स में और घर से बाहर रहे हैं, और सारी चीज़ें हमने चूँकि ख़ुद ही देखी हैं और ख़ुद ही फेस किए हैं, तो मुझे लगता है कि हम ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड हैं, हम ज़्यादा वेल ट्रेंड हैं फ्यूचर में किसी तरह के भी चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। और हम ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, और ज़्यादा मुझे लगता है पर्सनैलिटी ज़्यादा बंदे की इवॉल्व होती है जब आप अकेले रहते हो, किसी दूसरे शहर में रहते हो, और सारी चीज़ें अगर आप खुद मैनेज कर रहे होते हो। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि मतलब ये पूरी एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स है मुझे लगता है, जो कि किसी इंस्टीट्यूट से आपको नहीं लेना पड़ता, बल्कि ख़ुद एक्सपीरियंस करके जो है ना आप सीखते हैं चीज़। अच्छा, तो उस्मान, आपने ये सब जो एक्सपीरियंस किया, आपने ये सब सीखा, तो आपको क्या लगता है वंस यू मैरी, तो क्या ये वाला उस्मान ही रहेगा, या मेल ईगो आ जाएगी, और फिर वो जो मेल ईगो होती है वो कहती है बस वाइफ ही को सारे काम करने हैं, घर के मेल को तो सिर्फ कमा के लाना है, घर के काम करना मेल का काम नहीं है? तो इस पे आपकी क्या राय है और आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपने सारे काम खुद करना सीख लिए हैं, इसलिए मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रही हूँ। मुझे लगता है कि मेरी जो डिपेंडेंसी है वो काफ़ी कम हो गई है, इस ख़ास कर इस हवाले से। और मुझे लगता है जो मियाँ बीवी होते हैं वो दो पहिए होते हैं, दोनों को मिलके चलना चाहिए। कोई रोल डिफाइंड नहीं है, खाना जो है ना दोनों बना सकते हैं, सफाई दोनों ने करनी है, दोनों कर सकते हैं, तो दोनों मिलजुल कर रहें। मुझे लगता है मैं ऐसा ही रहूँगा जैसा अभी हूँ, क्योंकि मुझे आदत पड़ चुकी है खुद काम करने की, तो आगे भी जाके मुझे लगता है ऐसा ही होगा।
और ये तो हमारे नबी पाक की सुन्नत भी है कि मेल्स को अपने काम खुद करने चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये तो बहुत अच्छी जी। बात है। अच्छा, आपने बताया था मुझे कि आपको जिम करना बहुत पसंद है, तो मैं आपसे पूछूंगी, जिम लाइक वेट लिफ्टिंग होती है और बहुत इंसान थक जाता है जिम करके ना, तो आपने उस चीज़ को कैसे मैनेज किया, क्योंकि आपकी ऑलरेडी इतनी टफ रूटीन, इतनी टफ लाइफ थी, तो आपने कैसे मैनेज किया उस जिम को? जिम को मैं कोई बर्डन के तौर पे नहीं लेता था मेरे हिसाब से, और बल्कि ये साइंटिफिकली प्रूवन है हम्म। कि जिम एक थेरेपी है आपकी। ये एंटी डिप्रेसेंट है, आपको डिप्रेस नहीं होने देता। जितनी मुश्किल लाइफ हम गुजार रहे होते हैं तो उसमें फेलियर्स भी फेस कर रहे होते हैं, घर से भी दूर होते हैं और तरह तरह के चैलेंजेस होते हैं, तो उसमें डिप्रेशन हो सकता है इस एज में, क्योंकि बड़ी कंपेटिटिव किस्म की लाइफ है और बड़ी मुश्किल होती है। तो इस सूरत में जब बंदा मुझे लगता है कि डिप्रेशन का मरीज़, मुझे लगता है ऐसा हो सकता है कि बन सकता है। लेकिन जिम जो है ना, ऐसी चीज़ है, वो मुझे लगता है मेंटल थेरेपी है, एंटी डिप्रेसेंट है। आप रिलैक्स रहते हैं, डोपामिन आपका रिलीज़ होता है, और एक अच्छी अच्छी जो है ना एक्टिविटी है, जो कि मुझे लगता है सारे जितने भी यंग लोग हैं, यंग हों या उम्र रसीदा लोग हों, उनको इसको अपनी जो डेली रूटीन है ना, उसका हिस्सा बनाना चाहिए। और दूसरा, जिम करने से आपकी जो डेली एक्सरसाइज करने से, फिज़िकल एक्टिविटी करने से आपकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी होती है वो भी इन्हेंस होती है। तो और उसके अलावा मुझे लगता है कि जिम एक पूरा, ये भी एक पर्सनल डेवलपमेंट का एक वो है, पूरा एक लूप शुरू हो जाता है जिम करने से। जब वंस जो है ना यू स्टार्ट जिम, देन होता ये है कि आप कुछ देर के बाद जब आप देखते हैं ना कि आपका जिस्म थोड़ा बहुत बनना शुरू हो गया है, तो फिर बंदा काफ़ी चीज़ों में बड़ा सिलेक्टिव हो जाता है। सबसे पहली चीज़ जो उसके अंदर आती है वो तो आती है फूड क्वालिटी, कि अब वो जो है ना क्वालिटी फूड जो है ना खाएगा। जब से मैंने जिम स्टार्ट किया तो मैंने होटलिंग बिल्कुल बंद कर दी थी, मैं बिल्कुल उबली हुई चीज़ों पे आ गया था। मैं घर में चीज़ें उबाल उबाल के खाता था, अब ये नहीं बताऊंगा क्या उबाल उबाल के खाता था। तो दूसरी चीज़ ये है कि फ़ूड क्वालिटी बेहतर होती है, और फूड क्वालिटी बेहतर होने के बाद बंदा कहता है कि अब जो है ना उसको उसको उसकी थोड़ी और ग्रूमिंग होनी चाहिए, उसको कपड़े भी अच्छे पहनने चाहिए, ठीक है, उसको क्या सूट करता है, ये चीज़ें भी बंदा देखता है। और जब इस लेवल पे आता है तो फिर वो कहता है कि यार अब जो है ना ये सारी चीज़ें तो हो गई हैं, तो अब बंदे को बोलना भी अच्छा आना चाहिए। तो कम्युनिकेशन को भी बेटर करने की तरफ वो चलता है। तो वो मुझे लगता है कि एक दफ़ा वो स्टार्ट कर देना, वो पूरा लूप स्टार्ट हो जाता है। एक चीज़ से दूसरी चीज़ बेहतर होती है, दूसरी चीज़ से तीसरी चीज़ बेहतर होती है। तो इवेंचुअली जो है ना पूरा इंसान एक इवॉल्व करता है, जो कि मुझे लगता है कि इसको भी मैं यही बोलूँगा कि ये भी जिम जो है ना एक पूरा एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स है, जो कि आप सारे यंग लोगों को करना चाहिए। मैं एडवाइस करूँगा कि आप भी जो है ना एक्सरसाइज करें, जिम जाएं। अच्छा, लड़कियों का ये होता है कि लड़कियां अक्सर जिम नहीं जा पाती, सो व्हाट आई यूज़ टू डू कि मैं एक्सरसाइज पे बहुत बिलीव करती हूँ, मुझे एक्सरसाइज करना इतना पसंद है, इतना पसंद है। अच्छा, मैं अपनी फ्रेंड से ये बात डिस्कस किया करती थी, जब मैं पढ़ाई कर रही होती थी तो मेरा एक शेड्यूल होता था, मैं सारी चीज़ें ना टास्क बना के चलती थी, और होता था मुझे लाजमी, चाहे मेरी कितनी टफ रूटीन हो, मुझे आधा घंटा एक्सरसाइज को देना है। अब उस एक्सरसाइज में मेरी ज़्यादातर जो है ना वो होती थी जंपिंग जैक्स और इस टाइप की, जो आपका हार्ट रेट तेज़ करती हैं, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूव है, जब आपका सही। हार्ट रेट तेज़ होता है ना तो आपके ब्रेन में ब्लड पहुंचता है, तो जब आपके ब्रेन में ब्लड पहुंचता है तो आप ज़्यादा, आपकी कॉग्निटिव पावर जैसे आपने बताया वो इम्प्रूव होती है, फिर आप फोकस ज़्यादा अच्छे से कर पाते हो। तो आई गेस जो स्टूडेंट्स पास होते हैं ना, लोगों को देखने में लग रहा होता है कि ये सिर्फ किताबी कीड़ा है, बट असल में वो बहुत सारी चीज़ों को एक साथ देखकर चल रहे होते हैं। जैसे मैंने आपसे ये चीज़ सीखी कि आपने जिम का बताया कि आपने जिम को प्रायोरिटी भी दी, आपने अपनी हेल्थ को, खाना, न्यूट्रिशन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और आजकल के जेंजी जो हैं बर्गर, पिज़्ज़ा, नूडल्स, इन सब हाँ, चीज़ों में इन्वॉल्व बिल्कुल बहुत ज़्यादा बिल्कुल हैं। तो इन चीज़ों से बाहर निकल के जब हम हेल्दी फूड की तरफ आते हैं तो वो हमारी पढ़ाई के लिए भी अच्छा होता है। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा आपसे ये बात जानकर। अच्छा, आपकी और कोई हॉबी है, और आप उस हॉबी को फिर कैसे मैनेज करते हैं? इसके अलावा मैं बुक रीडिंग करता हूँ। मैं सेल्फ हेल्प जो बुक्स हैं वो पढ़ता हूँ, हम्म। पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, ह्यूमन साइकोलॉजी पे बुक्स पढ़ता हूँ। और इसको साथ लेके चलते हैं जी, बस
डेली आप कोशिश करें कि डेली जितना भी हो सके लेकिन बुक रीडिंग करनी चाहिए। 2 पेजेस पढ़ें, 5 पेजेस पढ़ें, 10 पेजेस पढ़ें, कुछ ना कुछ आपको डेली पढ़ना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने किताबें लिखी होती हैं ये हिस्ट्री के बड़े इंटेलेक्चुअल माइंड्स होते हैं। उन्होंने अपनी 30-35 साल, 40 साल, 50 साल ज़िंदगी का जो एक्सपीरियंस है ना, वो उस बुक में डाला होता है, और वो बहुत कुछ जो है ना आपको आपको सिखाता है। सिर्फ आप जो है ना आपने 200, 250 या 300 पेजेस पढ़ने हैं, तो वो पूरी एक बंदे की जो है ना लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, लाइफ की उसकी जो रिसर्च है, वो आपके पास आ जाती है। तो बुक रीडिंग जो है ना मुझे लगता है बिल्कुल हमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो सीए के हों या किसी और के, तो बुक रीडिंग को जो है ना अपनी डेली रूटीन में शामिल करें कि आप कोई ना कोई बुक जो है ना जो भी चीज़ें जो आपको फैसिनेट करती हैं, जिनमें आपका इंटरेस्ट है, ज़रूर वो पढ़ें। अच्छा, कुछ लोग अभी यहाँ कमेंट्स करने वाले हैं कि हमसे तो सीए की बुक्स नहीं संभलती, आप बुक रीडिंग की बात कर रहे हैं, तो फिर आप उनको क्या मशवरा देंगे कि वो कैसे बुक रीडिंग को मैनेज करें, जिन्हें बुक्स देखकर ही सर दर्द हो जाता है? हाँ नहीं, बुक्स तो पढ़नी पड़ेंगी। स्टूडेंट्स को जो है ना वो तो सीए की बुक्स में नहीं पढ़ते, वो नोट्स पे चल रहे होते हैं, शार्ट समरीज वगैरह उनको मिल जाएं, उस पे चल रहे होते हैं, तो पढ़नी चाहिए। मैं तो यहाँ पे एंडोर्स करूँगा कि आई कैप का स्टडी टेक्स्ट पढ़ा करें आप लोग। यस। अच्छा, कोई बुक जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को सेल्फ हेल्प की, जिसने आपको बहुत हेल्प किया आपकी जर्नी में? एक बुक है जो है ना मैं कहता हूँ कि सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़नी चाहिए, 80-20 प्रिंसिपल। एक पेरिटो प्रिंसिपल शायद उसको बोलते हैं, 80-20। उसमें यह है कि जो मेजॉरिटी ऑफ रिजल्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय माइनॉरिटी ऑफ कॉजेज, वो ये है, उसका मतलब समरी ये है कि आप वो एक लॉ है यूँ समझ लें कि, और वो लाइफ के हर एस्पेक्ट पे जो है ना बैठता है, सही बैठता है। किसी भी चीज़ में अगर आप देखें तो जो मैक्सिमम जो रिजल्ट्स हैं ना, वो कुछ ख़ास चीज़ें होती हैं, 2-4 चंद ही चीज़ें होती हैं। उनमें अगर आप सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करेंगे, एक अच्छी एफर्ट पुट करेंगे, तो आप वो ओवरऑल जो रिज़ल्ट है ना वो अचीव कर सकते हैं। मतलब अगर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँ तो किसी भी अगर आप कंपनी की सेल्स देखेंगे ना, तो उसकी टोटल सेल्स का जो है ना, जो कस्टमर्स वाइज अगर देखें तो 20 से 30% या इवन 40% का जो रेंज होगा ना, वो उसकी टोटल जो ओवरऑल सेल रेवेन्यू है ना, उसका 80% बना रहा होगा। ये इसको देख लें, या फिर आप जो है ना स्टडी में देख लें कि किसी भी सब्जेक्ट का जो सिलेबस देखें ना, तो जो क्या कहते हैं क्वांटम वाइज जो है ना, जो वॉल्यूम वाइज सिलेबस होगा ना, आप देखेंगे कि 30 से 40% होगा, लेकिन उसकी वेटेज 60 से 70% होगी। इस तरह आप और सारी भी चीज़ों में देख सकते हैं। तो वो ये आप थोड़ा सा आपको जो है ना ये चीज़ वो बना देती है कि आप ज़्यादा इफेक्टिवली जो है ना अपनी एफर्ट्स पुट कर सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन पे अपनी एफर्ट पुट कर सकते हैं, बजाय इसके कि हर चीज़ में आपने हाथ दिया हुआ है और आपकी जो है ना उतनी एफिशिएंसी भी नहीं है, और आपका क्योंकि आपके पास एनर्जी भी लिमिटेड है और आपके पास टाइम भी लिमिटेड है, तो वो वेस्ट हो जाता है। तो उनको ज़्यादा जो है ना आप उन्हीं चीज़ों पे फोकस करें अपनी लाइफ में, जो आपको लगता है कि आपका जो ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव है या ओवरऑल जो आपका टारगेट है ना, उसमें सिग्निफिकेंटली जो है ना वो कंट्रीब्यूट करेंगे। तो वो ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं कि आपको इतना सर दर्द लेने की ज़रूरत है, 2-4 चीज़ें होती हैं, उसमें जो है ना लग जाएं और मेहनत करें, इंशाल्लाह रिजल्ट्स प्रोड्यूस होंगे। जैसे मैं अपना अगर आपको बताऊं तो आई यूज़ टू रीड सेल्फ हेल्प बुक्स टू, मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि आई बिलीव के व्हेन एवर यू आर गोइंग टू योर जर्नी ना, मतलब सक्सेस की तरफ आप जा रहे हो, सो आप अकेले हो जाते हो, कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड्स आपको छोड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं आपकी फैमिली भी एक अंडरस्टैंडिंग लेवल चेंज हो जाता है, आपके रिलेटिव्स तो वैसे ही आपको नहीं समझते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो आई गेस आप खुद से बेहतर आपका कोई दोस्त नहीं होता, और जितना आप खुद को समझोगे उतना ही आप अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट्स करोगे। तो इसलिए खुद, अब कुछ लोग कहेंगे हम खुद को कैसे समझें, तो खुद को समझने के लिए बहुत बेस्ट चीज़ यही है कि आप सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ो, जैसे आपने बताया। तो ये जो आपने बुक रिकमेंड की है डेफिनेटली मैं भी पढ़ूंगी, क्योंकि मैं पढ़ती हूँ बुक्स। मैंने एटॉमिक हैबिट्स पढ़ी है, जिसके थ्रू मैंने अपनी छोटी छोटी हैबिट्स ना इतना बड़ा आपकी लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं,
वो मैंने चेंज किए हैं। मैंने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जो मेरी अभी चल रही है बुक, सो आई एम यूज टू रीड दिस बुक एज वेल, जिसमें ये दोनों बुक्स में जो है ना पढ़ चुका हूँ, ये दोनों जो आपने नाम लिया ना, एटॉमिक हैबिट्स और 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। जी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बड़ी बाय अच्छी स्टीवन अच्छी कोवी। बड़ी अच्छी बुक। जी बहुत हाँ अच्छी है। हाँ। और थर्ड जो मैंने पढ़ी थी, जो मुझे बहुत बेस्ट लगी, और वो थी भी बहुत पतली सी ना, तो जल्दी ख़त्म हो गई थी, वो थी द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन। द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन। अमेजिंग बुक, लाइक मैं वो पढ़ के ना, मुझे इतनी सारी वो चीज़ें रियलाइज़ हुई, जो मुझे ऐसा लोनलीनेस जो आपको फील होती है ना लाइफ में, वो ख़त्म हो जाती है उस बुक को पढ़ने से। आपको अपनी सेल्फ वर्थ रियलाइज़ होती है, और आपको अपने साथ टाइम गुजारना अच्छा लगने लगता है। तो ये वाली चीज़ मैं सबको रिकमेंड करूँगी कि आप लोग लाजमी पढ़ें। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगी, एक फ़नी साइड पे क्वेश्चन करते हैं कि सीए में ना मेजॉरिटी लड़के होते हैं, तो कभी किसी सीए को आपने अपनी सीए जर्नी में लड़की को सीए करते देखा, और फिर आपने सोचा कि यार लाइफ पार्टनर तो इसे ही बनाना है, क्योंकि सीए वालों के दुख सीए वाले ही समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता, ऐसा कोई सीन था? या फिर आपने जो है किसी और फील्ड से पहले से लाइफ पार्टनर डिसाइड ये कीजिए? बड़ा अहम सवाल है। लाइफ पार्टनर जो है ना, मुझे लगता है कि इंसान को जो बाकी जितने भी रिश्ते हैं ना, वो अल्लाह की तरफ से मिलते हैं। आपका बहन, आपका भाई, आपकी वालदा, आपके वालिद, इनको आप बदल नहीं सकते। ये अल्लाह ताला ने आपको दिए होते हैं। मुझे लगता है कि ज़िंदगी में वाहिद जो रिश्ता होता है ना, जिस इंसान को आप चूज़ करते हैं, ख़ुद चूज़ करते हैं, वो लाइफ पार्टनर का है। तो इस मामले में जो है ना, बड़ी सोच विचार भी करनी चाहिए, और साथ साथ अल्लाह से दुआ भी करनी चाहिए कि आपको अच्छा लाइफ पार्टनर मिले। मुझे लगता है कि इसमें कंपैटिबिलिटी जो है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है दो दो लोगों के बीच में। वो फिज़िकल कंपैटिबिलिटी भी होती है, वो इमोशनल कंपैटिबिलिटी भी होती है, वो इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी भी होती है। तो वो किसी भी इंसान के साथ अगर आपकी लाइफ में आपको लगता है कि आपकी मैच हो रही है, चाहे वो सीए का हो, सीए की हो, या किसी दूसरे प्रोफेशन का की हो, तो इस तरह के इंसान के पीछे पड़ जाना चाहिए आपको। उसको जो है ना, आप जल्दी से जो है ना अपने उसमें वश में कर लें। चलिए, फिर अभी तो आप फिलहाल सिंगल हैं। मैं कुछ भी नहीं कहूँगा इस बारे में। अच्छा, आप नेशनल बैंक में आर्टिकल्स करते हैं, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था, लाइक कॉर्पोरेट लाइफ वाला? और बहुत सारे स्टूडेंट्स फर्म के पीछे भागते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इंडस्ट्री आर्टिकल्स और फर्म के आर्टिकल्स में डिफरेंस क्या है, पहला। दूसरा कि आपने क्योंकि इतना टाइम गुजारा है नेशनल बैंक में, तो वो कॉर्पोरेट लाइफ कैसी होती है? कॉर्पोरेट लाइफ के अपने जो है ना, कुछ प्लसेस होते हैं, कुछ माइनसेस होते हैं। मुझे लगता है कि दोनों ज़रूरी हैं आपके लिए। इंडस्ट्री वर्सेस फर्म, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, जो कि हर कोई आपसे जो है ना पूछता है कि क्या डिफरेंस क्या है, और आपने जो है ना इंडस्ट्री चूज़ क्यों की। फर्म में ऐसा होता है कि आप ऑडिट में जाते हैं, ऑडिट में अगर आप गए हैं तो आप डिफरेंट क्लाइंट्स करेंगे, उसके बाद जो है ना आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीट होगी। फिर अगर आपने जो है ना बाहर जाना है, या फिर आपने अपनी प्रैक्टिस करनी है, तो आप लोग फर्म के साथ जुड़े रहते हैं। अदरवाइज़ जो है ना वो वहाँ से स्विच करते हैं, इंडस्ट्री की तरफ आ जाते हैं 3.5 साल की आर्टिकल्स के बाद, और फिर वो उसी इंडस्ट्री में अपना करियर बनाते हैं, या फिर जब उन्हें सही लगता है, मुनासिब लगता है, तो वो स्विच भी करते हैं, किसी दूसरी इंडस्ट्री में भी जाते हैं। तो मुझे लगा कि 3.5 साल के बाद भी आपको किसी इंडस्ट्री में ही जाना है आखिरकार, क्योंकि मेरा कोई प्रैक्टिस का मूड नहीं था। तो वाई नॉट कि आप जो है ना शुरुआत ही किसी इंडस्ट्री से करें। तो बैंकिंग मुझे अच्छी इंडस्ट्री लगी, हर तरह से जॉब सिक्योरिटी भी है, बेनिफिट्स भी अच्छे होते हैं, और चीज़ें भी हैं। तो मैंने नेशनल बैंक को चूज़ किया। ग्रेट। अच्छा, आपने फेलियर फेस किए लाइफ में, मतलब सीए में भी और वैसे भी? फेलियर तो फेस किए। सबसे पहला फेलियर तो था मेरा, क्योंकि मैं डॉक्टर बनना चाहता था, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता था, तो मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन नहीं हुआ, ये पहला फेलियर था। तो इसके नतीजे में मैं सीए में मेरा एडमिशन हो गया। अब अगर मैं हाइंड साइड में देखता हूँ,
तो मुझे लगता है वो फेलियर नहीं था, बल्कि ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज था मेरे लिए। वो मुझे लगता है कि मेरे लिए ज़्यादा बेहतर हुआ है कि मेरा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में नहीं हुआ और मैं सीए में आ गया। तो सीए में जब मैं आया तो जो शुरुआत के मेरे जो पर्चे थे वो बड़े स्मूथली निकले। पहले जो 10 पर्चे हैं, लेकिन जो कैफ की मेरी क्वालिफाइंग अटैम्प्ट थी वो बिल्कुल ब्लैंक गई थी। मैंने 3 एग्ज़ाम्स दिए थे, वो तीनों मेरे जो है ना रुक गए थे। तो फिर उसके बाद अगली अटैम्प्ट में मैंने बाउंस बैक किया और मैं क्वालिफाई कर गया। सीए फाइनल्स की जो जर्नी है मेरी, ओवरऑल जो 8 पेपर मैंने दिए हैं वो 5 अटैम्प्ट्स में मैंने निकाले हैं। कोई अटैम्प्ट मेरी ब्लैंक नहीं गई। फेलियर्स पेपर फेल भी होते रहे और अगली अटैम्प्ट में निकलते भी रहे। तो इस तरह का एक रोलर कोस्टर रहा है ओवरऑल मेरा जो सीए का जर्नी रहा है। तो जब आपका पेपर फेल होता था तो उस मोमेंट पे आप अपने आप को खड़ा कैसे करते थे? क्योंकि व्हेन यू प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम तो आप अपनी जद्दोजहद पूरी मेहनत लगा देते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स की ना फेल होने के बाद शिकायत अपने आप से नहीं होती, शिकायत होती है आई कैप से। कहते हैं कि आई कैप ने फेल किया, हमने तो पूरी मेहनत की थी। ठीक है, अच्छा इस पे मेरा एक तो इख्तलाफ ये है कि आई कैप क्यों फेल करेगा? ज़ाहिर है आई कैप का पूरा एक सिस्टम है एग्जामिनेशन का कि कोई आपने कोई और एडजस्टमेंट को किसी और वे में किया है, उसके भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं। और मैंने तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें अपने एग्ज़ाम्स में की और अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइम में क्लियर की हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपका क्या रिएक्शन होता था जब आप फेलियर फेस करते थे, और फिर आप कैसे वापस से कंसिस्टेंसी मेंटेन करके वापस से पढ़ाई करते थे और फिर पास कर लेते थे एग्ज़ाम्स? पहले तो मैंने कभी इस तरह की चीज़ों पे बिलीव नहीं किया। जब हम सीए में आए थे तो मतलब बड़ी मिथ्स होती थी ना कि आई कैप पास नहीं करता। और हम शुरू में बड़ी एक बात सुनी थी, आप लोगों ने भी शायद सुनी हो, और यहाँ पे जो लड़के हमें सुनेंगे उन्होंने भी शायद सुनी होगी कि आई कैप जो है ना का जो एग्ज़ामिनर है वो सारे पर्चे उठाता है और उठा के ऐसे टेबल पे फेंकता है। तो जो पर्चे जो है ना टेबल के ऊपर रहते हैं उनको पास कर देता है और जो नीचे गिरते हैं जो है ना उनको फेल कर देता है। अच्छा, ये सिर्फ आई कैप का नहीं, ये तो सिंध बोर्ड का भी हमारे बहुत एक बना हुआ है कि सिंध बोर्ड में भी ऐसे होता है। मैंने सीए के हवाले से सुना था। अच्छा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता जी। आई कैप बिल्कुल जहाँ पे आपको पास करना बनता है तो आई कैप आपको पास करता है। अगर आप फेल हुए हैं तो सबसे उसके रिस्पॉन्सिबल जो है ना आप खुद हैं। और सक्सेस का जो है ना पहला जो जीना होता है ना, जो सीढ़ी होती है, जो पहला स्टेप होता है वो यही है कि आप अपना जो फेलियर है उसको एक्सेप्ट करें और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। ठीक है, और उसके बाद अपनी एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें, अपने आप को बेहतर करें, देखें कि कौन सी जगहों पे जो है ना कमियां थी, कौन सी जगहों पे फ्लॉज थे, फॉल्ट्स थे, उनको बेहतर करें और नेक्स्ट टाइम जो है ना दोबारा से जो है ना अपीयर हों मेहनत के साथ और पूरे सेल्फ बिलीफ के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, तो इंशाल्लाह पर्चा निकलेगा। और मेरे साथ ऐसा ही हुआ है और निकलते रहे मेरे पर्चे। सही। अच्छा, आपको कभी लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, एग्जॉस्शन इस तरह का कुछ फील हुआ है? क्योंकि सीए में रहते हुए ना बहुत बोरिंग सी लाइफ हो जाती है। वो तो आप पे डिपेंड करता है। जैसे मेरी हॉबी है पब्लिक स्पीकिंग और लाइक पॉडकास्ट वगैरह, तो मैं इसमें इन्वॉल्व रहती हूँ। और आपने बताया आपकी हॉबी जिम करना है, बट फिर भी ना कभी ना सीए में लाइफ ड्राई हो जाती है क्योंकि हम लोग की ऑनलाइन स्टडीज़ बहुत ज़्यादा है। जब आपकी फ़िज़िकल क्लासेस होती हैं, जो मास्टर्स कर रहे हैं, जो बैचलर्स कर रहे हैं, मतलब जो यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, तो वो स्टूडेंट्स जो है ना वो एक इन्जॉय करके पढ़ रहे होते हैं। उनका एक फ्रेंड सर्कल होता है, घूमना फिरना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सीए वालों की लाइफ में सब कम होता है। तो फिर वो जो एक एंजाइटी और ये सब होते हैं, तो वो सब आप कैसे मैनेज करते हैं? ये सारी चीज़ों को जो है ना मैं तो नहीं मैनेज करता था। मैं अभी पहले आपको बता चुका हूँ कि मैं एक्सरसाइज करता हूँ, दूसरा मैं बुक रीडिंग करता हूँ। तो एक्सरसाइज करने की वजह से मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई नहीं। एंजाइटी नहीं हुई, डिप्रेशन नहीं हुआ, कभी एग्जॉस्ट नहीं हुआ। एक्सरसाइज करके एग्जॉस्ट होता था और उसके बाद ऐसी नींद आती थी कि अगले 8-10 घंटे के लिए मैं सोता था। फिर उठता था तो मुझे कुछ याद ही नहीं रहता था कि क्या हुआ। तो जिम ने मुझे लगता है काफ़ी हेल्प की है मेरे लिए और काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है जो मैंने स्टार्ट की। अच्छा, हम एक रैपिड फायर सेशन कर लेते हैं जिसमें आपको जल्दी आंसर्स देने, ठीक है? सो लेट नाइट स्टडीज़ और अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट?
मैं शाम के टाइम वर्कआउट करता था, स्टडीज़ में सुबह के टाइम करता था, तो मेरा ये उलट है। अच्छा, in rapid fire you have to give answer in just one word, one sentence. Okay. Rapid fire, जल्दी जल्दी बोलें, ठीक है? Okay. इस्लामाबाद का वेदर या कराची की बिरयानी? इस्लामाबाद का वेदर। वीकेंड पर बुक रीडिंग या दोस्तों के साथ हैंग आउट? बुक रीडिंग। आई कैप रिजल्ट का डर या जिम में हैवी लिफ्टिंग? आई कैप के रिज़ल्ट का तो कोई मुतबादल ही नहीं है। अब ये इसको थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओके। आई कैप के रिज़ल्ट का जो डर है ना, वो तो आप उसका नहीं पूछें। अभी मैं क्वालिफाई हो चुका हूँ। कल रात को मुझे ख्वाब आया है कि मेरे आर्टिकल्स ख़त्म हो गए और अभी 3 एग्ज़ाम्स मेरे रहते हैं, ठीक है। अभी मैंने क्वालिफाई नहीं किया और मैं एकदम उठ के बैठ गया हूँ। तो वो तो आई कैप का रिज़ल्ट तो पूरा एक ट्रॉमा है, और प्लस वो जो 12-27 से जो मैसेज आता है, वो तो फ़ोन पे अगर आप देख रहे हो और 12-27 हो जाए टाइम, तो उस वक्त आपका जो है ना, वो पंजाबी में बोलते हैं कि तरा निकल जाता है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो आई कैप के रिज़ल्ट का कोई मुतबादल नहीं है जी। हैवी लिफ्टिंग तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। आई कैप का रिज़ल्ट सब कुछ है। अच्छा, ये होता है स्टूडेंट्स के साथ, मुझे भी अक्सर ना। अच्छा, मुझे अभी तो सीए का तो नहीं होता, मुझे पहले अपने स्कूल का, क्योंकि मैं हमेशा अपने स्कूल में ना टॉपर रही थी, तो मुझे होता था मेरा एक मार्क्स भी कहीं से ना कटना नहीं चाहिए, और कहीं से भी मैं एक भी गलती ना कर दूं एग्ज़ाम में कि मेरी परसेंटेज गिर जाए और मैं टॉप ना कर पाऊँ। तो मुझे ख्वाब आ रहे होते हैं कि मैं पेपर लिख रही हूँ और मैं चीज़ें भूल गई, ओके। मुझसे लिखा ही नहीं जा रहा, या जो है ना टाइम ख़त्म हो गया। टाइम ख़त्म होने वाली चीज़ तो बहुत होती है मेरी ड्रीम में, और फिर वो मैं एकदम डर के उठती हूँ। ऐसा होता है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो स्टूडेंट्स किसी भी अभी बर्नआउट या स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, वो फेलियर भी हो सकता है सीए में, वो आर्टिकलशिप का ना मिलना भी हो सकता है, वो कोई फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स पढ़ाई नहीं कर पा रहे, पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे, और सीए ड्रॉप करने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सीए ड्रॉप करने का जो लोग सोच रहे हैं, ये तो बड़ी सब्जेक्टिव सी चीज़ है। हाँ, अगर किसी स्टूडेंट को थोड़ा सा शायद पता नहीं, ये अजीब सी बात होगी, मुझे ऐसा लगता है कि किसी लड़के को ऐसा लगता है कि सीए उसके लिए टफ़ है, तो उसको वो छोड़ सकता है सीए, वो कुछ और, क्योंकि अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि ये 18 से जो 25 साल की एज होती है, ये आपकी प्राइम एज होती है। आप इसमें बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं और आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी बड़ी अच्छी होती है। तो इसका जो है ना मैक्सिमम निचोड़ बंदे को लेना चाहिए, बजाय इसके कि आप कोई ऐसी सर्टिफिकेशन कर रहे हैं जिसमें आप ज़रा भी आगे नहीं बढ़ रहे और आपके पर्चे जो है ना फेल हो रहे हैं, अटैम्प्ट पे अटैम्प्ट लग रही है। तो बेहतर है कि आप, हो सकता है कि आप इस चीज़ के लिए ना बने हो, तो और इतने अच्छे ऑप्शंस हैं, कुछ कोई और चीज़ ट्राई करें, उसमें जाएं। दूसरी बात यह है कि बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, फेलियर्स तो आते हैं, एक फेलियर, 2 फेलियर, 3 फेलियर्स की मैं बात नहीं कर रहा, मैं इस तरह के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जिनके पर्चे बिल्कुल निकल ही नहीं रहे, ठीक है। वो अपनी फैमिली की वजह से या लोगों की वजह से या आसपास के सर्कल की वजह से सीए छोड़ नहीं पा रहे, कि शायद जो है ना लोग उनको भगोड़ा बोलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप, वो एक कहावत भी है कि अगर आप जो है ना गलत ट्रेन पे सवार हो जाएं, तो जितना जल्दी आप उससे उतर जाएं तो इतना डैमेज कम होता है। तो आपकी लाइफ जो है ना, और आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि सीए आपके बस की बात नहीं है, तो आप छोड़ें, आप किसी और चीज़ में ट्राई करें, वहाँ पे आप जो है ना आप प्रोग्रेस करें, थ्राइव करें, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। जो सीए कर रहे हैं, फेलियर तो जाहिर सी बात है, ये ऐसी क्वालिफ़िकेशन है कि इसका हिस्सा है, और ये चीज़ मुझे लगता है आपको रियल लाइफ के लिए भी तैयार करती है। बाकी क्वालिफ़िकेशंस के अंदर ये चीज़ नहीं होती, वहाँ पे फेलियर्स नहीं होते। तो फेलियर्स के साथ डील कैसे करना है बाकी लोगों को नहीं पता होता। जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का स्टूडेंट होता है उसको पता होता है कि फेलियर भी एक चीज़ है, और फेलियर भी आ सकता है, उसको फेस कैसे करना है, उसके साथ डील कैसे करना है, वहाँ से उठना कैसे है। उसके अंदर जो है ना फेलियर को फेस करना आता है, उसके अंदर परसिवरेंस आती है, उसके अंदर जो है ना नीचे से उठने से जो है ना उसके अंदर रिजिलियंस आती है। ये वो क्वालिटीज़ हैं, वो एट्रीब्यूट्स हैं, अगर ये आपके पर्सनालिटी के अंदर डेवलप हो जाते हैं तो आप, मुझे लगता है कि पोटेंशियल चैम्पियन हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप दुनिया फतह कर सकते हैं, फिर स्काई इज़ द लिमिट।
वंस यू क्वालिफाई। और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको तो मेरी तरफ से जो है ना एप्रिसिएशन है कि आप जो है ना एक टफेस्ट क्वालिफिकेशन है उसको परसू कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता 18 से 25 साल की एज में पाकिस्तान में चार्टर्ड अकाउंटेंसी के स्टूडेंट से ज़्यादा कोई दूसरा स्टूडेंट जो है ना मेहनत करता होगा। तो आप अपनी जवानी लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको जो है ना इसका सिला देगा। बस अपने ऊपर यकीन रखिए और फेलियर्स आएंगे, फेलियर्स को फेस कीजिए, वहाँ से उठिए और तैयारी कीजिए, अपनी गलतियों पे काबू पाइए। इंशाल्लाह जो है ना अल्लाह ताला आपको सिला देगा और कामयाबी आपके कदम ज़रूर चूमेगी। Thank you so much, Usman, for joining us and telling your inspiring story. Hopefully जो हमारी ऑडियंस है वो आपकी स्टोरी सुनकर बहुत इंस्पायर हुई होगी और उनको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और वो ज़रूर जो आपने बुक्स रिकमेंड की हैं वो पढ़ेंगे। जो बुक्स के शौकीन हैं वो तो ज़रूर पढ़ेंगे, जो नहीं है मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि पढ़ना शुरू करें। तो यही चीज़ है। बाकी thank you so much my audience for listening and bearing us and listen the whole episode, and inshallah we'll meet you soon. Allah Hafiz.